नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं 11वीं आर्ट्स के बच्चों को सामंतवादी व्यवस्था के विषय में थोड़ा बताने वाला हूँ। सामंतवाद मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता का आधार थी। सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहा जाता है, जो जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है। जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा या जागीर। यानी कि सामंतवादी व्यवस्था एक भूमि व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में जो राजा था वो भूमि को सामंतों में विभाजित करता था, जिन्हें हम भारत में जमींदार कहते हैं। उनको यूरोप में सामंत कहा जाता था। इसके बदले में जो सामंत थे वो राजा के विषय में सेना व दूसरी राजनीतिक सेवाएं राजा को देते थे। यानी कि यह एक भूमि व्यवस्था थी, जिसमें भूमि का जो स्वामी होता था वो राजा होता था और राजा सामंतों में भूमि को बांटता था। और इसके बदले में जो सामंत थे वो राजा को सैनिक व अन्य राजनीतिक सुविधाएं देते थे। सामंतवाद यूरोप के लगभग सभी देशों में फैला। इसमें फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, सिसिली, जर्मनी आदि देश प्रमुख थे और इन सभी देशों में सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। सामंतवाद की वैसे मुख्य 5 विशेषताएं हैं। यानी कि सामंतवाद में जो सबसे ऊपर का स्थान होता था वह राजा का होता था। यानी कि राजा समस्त भूमि का स्वामी होता था। राजा उस भूमि को सामंतों में विभाजित करता था। ये जो जागीर होती थी ये बहुत बड़ी बड़ी होती थी। ये 2000 एकड़ 5000 एकड़ तक भी हुआ करती थी। जो सामंत थे वो राजा के प्रति बड़े वफादार हुआ करते थे, क्योंकि सामंतों को पता होता था कि अगर वो राजा के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो राजा कभी भी उनसे भूमि को वापस ले सकता है। राजा के बाद जो दूसरा स्थान आता था वह सामंतों का ही आता था। सामंत बड़े समृद्धशाली होते थे। सामंत अपनी जो जागीर होती थी उसके पूर्णतः स्वामी होते थे। वे लोगों का न्याय भी करते थे, लोगों की अपीलें भी सुनते थे, वे लोगों के फैसले भी किया करते थे। सामंत के फैसले के विरुद्ध वैसे तो किसी की हिम्मत यूरोप में नहीं होती थी कि वह सामंत के फैसले का विरोध कर सके, लेकिन फिर भी अगर किसी को विरोध करना है तो वह केवल सामंत के फैसले के विरुद्ध राजा से ही शिकायत कर सकता था और किसी व्यक्ति को सामंत के फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं था। सामंत जिस घर में रहते थे उसे मैनर कहा जाता था। मैनर का आकार एक सा नहीं होता था। कुछ मैनर बहुत बड़े होते थे, कुछ मैनर बहुत छोटे होते थे। मैनर में सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। उसमें आटा पीसने की चक्की, पानी का कुआं और नौकरों के रहने की व्यवस्था होती थी। सामंत का घर, जिसे मैनर कहते थे, उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वह एक किले नुमा घर होता था और उसके चारों तरफ खाई खोद दी जाती थी और उन खाइयों को पानी से भर दिया जाता था, जिससे कि आसानी से कोई मैनर पर कब्जा ना कर सके। सामंतवाद की जो चौथी विशेषता थी, यानी कि जो चौथा एक वर्ग भी हुआ करता था सामंत में, उसे नाइट वर्ग कहते थे। वैसे जिसे हमारे यहाँ सैनिक वर्ग कहते हैं, सामंतवादी व्यवस्था और यूरोप में उसे नाइट वर्ग कहा जाता था। नाइट वर्गों का कार्य ही युद्ध करना था। वो हमेशा युद्ध का प्रशिक्षण लेते रहते थे। उनको अलग से एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था जिसका आकार 1000 एकड़ से 2000 एकड़ तक भी होता था। उससे जो भी आमदनी होती थी वह नाइट वर्ग के ऊपर ही खर्च की जाती थी। नाइट वर्ग के लोग वीरता और शूरवीरता के कर्तव्य दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और वो लोगों को शूरवीरता के कर्तव्य भी दिखाते थे, क्योंकि एक तरफ तो वो कर्तव्य दिखाते थे जिससे कि लोगों का मनोरंजन होता था, दूसरी तरफ उनको युद्ध का अभ्यास भी हो जाता था। तो नाइट वर्ग का काफ़ी महत्वपूर्ण। लेकिन सामंतवादी व्यवस्था में जो सबसे निम्न स्थान था वह कृषक दासों का था। सामंतों के पास बड़ी बड़ी जागीरें यानी कि भूमि के टुकड़े तो होते थे, लेकिन वो सामंत उस भूमि के टुकड़े पर खुद खेती नहीं करते थे। वह कृषक दासों की मदद से
उस पर खेती करते थे, कृषक दासों की दशा बड़ी दयनीय थी, बड़ी खराब थी। उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, लेकिन उन्हें इतना वेतन भी नहीं दिया जाता था कि जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकें। कृषक दास जो थे वो सामंत की अनुमति के बिना काम छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगर कोई कृषक दास सामंत की अनुमति के बिना काम को छोड़कर जाता था तो उसको कठोर सजा दी जाती थी। कहने को तो उनको कृषक दास कहते थे, लेकिन उनकी स्थिति दासों से भी बदतर थी। वह अपने बेटे बेटियों की शादी भी सामंतों की अनुमति के बिना नहीं करते थे। तो सामंतवादी व्यवस्था में राजा, सामंत, मैनर, नाइट और कृषक दासों की बड़ी भूमिका होती थी। इस सामंतवादी व्यवस्था से यूरोप में बहुत से लाभ हुए, जैसे कि कानून व्यवस्था की स्थापना में मदद मिली, कुशल शासन प्रबंधन की स्थापना में भी इस व्यवस्था से मदद मिली थी। इस व्यवस्था से कृषि का विकास हुआ और यूरोप में शांति की व्यवस्था स्थापित हुई। इस व्यवस्था के कारण कला और साहित्य के विकास तो हुआ, साथ में शूरवीरता को भी प्रोत्साहन मिला। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, इस व्यवस्था में अनेक कमियां आती चली गईं। जैसे कि सामंत आपस में लड़ने लगे, जब वो आपस में लड़ते थे तो अशांति फैल जाती थी। कृषक दासों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाने लगे। सामंत और राजा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वो विलासिता यानी कि ना नृत्य गान में ही लगे रहते थे। सामंतवाद के कारण जो यूरोप में अराजकता का माहौल बन गया था, तो धीरे धीरे लोग इस व्यवस्था के विरुद्ध होने लगे और धीरे धीरे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का पतन होने लगा। सामंतवादी व्यवस्था का पतन भी यूरोप के सभी देशों में एक साथ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके यह व्यवस्था यूरोप के सभी देशों से धीरे धीरे समाप्त हो गई। मैं अगली वीडियो में आपको चर्च के विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।